Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start lesson 14, prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market. Okay, whenever we talk about prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market, तो ये वो कौन बंदा है जो प्रोहिबिट करेगा, मतलब पावर किसके पास है यहाँ पे। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोहिबिशन करना है, क्या प्रोहिबिट करना है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अनफेयर एक्टिविटीज, अनफेयर ट्रेड वाले प्रैक्टिसेस, ट्रेड मतलब खरीदा बेची, प्रैक्टिसेस जो कि अनफेयर होते हैं। कहाँ पे? सिक्योरिटीज मार्केट में। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज सिक्योरिटीज मार्केट में रोकना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सिक्योरिटीज मार्केट में रोकना, प्रोहिबिट करना। कौन करेगा? सबका बाप कौन? सेबी। सेबी का बाप कौन? सेट। अच्छा, ये तुमको पता चल चुका है सेबी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से। अच्छा, देखो एक कहावत है, कहावत ऐसा है कि इफ इट स्मेल्स फिशी इट्स प्रॉब्ली फ्रॉड। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट में, या तो हम लोग कहे कि ये जो स्टॉक मार्केट है वहां पे एक प्रकार का ना कहावत है, वो कहावत है इफ इट स्मेल्स फिशी इट्स प्रॉब्ली फ्रॉड। क्यों बताओ? तुमको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं ना, तो तुम समझ सकते हो। पकड़ लो, ये जो स्टॉक मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट है, ये एक प्रकार का क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, स्टॉक मार्केट फुटबॉल ग्राउंड है। स्टॉक मार्केट जो है, इसमें फुटबॉल खेला जाता है। क्या खेला जाता है? फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, फुटबॉल मैच होता है यहाँ पे। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक प्रकार का फुटबॉल मैच चल रहा है। ठीक है, वो तुम समझ लो। अब फुटबॉल मैच में क्या होता है? दो प्रकार के टीम होते हैं, बीच में होता है हमारा प्यारा सा रेफरी। अगर किसी भी टीम ने रेफरी को ब्राइब कर दिया, अब तेरे को पता है कि ग्राउंड में जो रेफरी का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, किसी भी टीम ने अगर रेफरी को ब्राइब कर दिया, रेफरी ने ब्राइब ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? और रेफरी ने क्या किया? उसका हिडन ट्रिक्स जो है वो यूज करके वो दूसरे टीम को, मतलब जिस टीम ने जो है ब्राइब दिया उसको जिता दिया है, दूसरी टीम को हरा दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है कि नहीं? पूरा का पूरा गेम खराब हो जाता है। अब इन सब चीज को रोकने के लिए कौन आता है बताओ? सुपरमैन कौन है? सुपरमैन है हमारा सेबी। सेबी ऑल इन वन बंदा होता है जो आके ये सब रोकता है। ठीक है, विजिलेंट ऑफिसर सेबी होता है यहाँ पे। ये जो मैच हो रहा है स्टॉक मार्केट में, खरीदा बेची हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये कौन देखता है? सेबी। सेबी रेफरी भी है, रूल बुक भी है, डिटेक्टिव भी है, जज भी है, सब तुम्हारा सेबी है, ऑल इन वन। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी बताओ। तो ये सेबी। अच्छा, क्या सेबी को घूस दे दे तो कोई भी कंपनी जो है वो अच्छा कर सकता है? आंसर ये है यस। तो सेबी एक प्रकार का रेफरी भी हो सकता है। अगर सेबी को तूने घूस दे दिया तो सेबी क्या करेगा बताओ? हाँ जी, किसी भी एक कंपनी को मैनिपुलेट होने देगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि सेबी के ऊपर कौन बैठा है? उसका पिताजी। कौन? सेट। सेबी ने कुछ उल्टा सीधा किया, सेट में कंप्लेन करो, सेबी का वाट लगा देगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, छोटा मोटा एग्जाम्पल देख के तुमको समझा दिया मैंने। अब हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। अब देखो, सबसे पहले टॉपिक जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर है। सबसे पहला डेफिनेशन है डीलिंग इन सिक्योरिटीज। जब मैं बात करता हूं डीलिंग इन सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, डीलिंग इन सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है बताओ? डीलिंग इन सिक्योरिटीज का मतलब होता है, या तो तुम सिक्योरिटी के साथ डील कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो किसी भी इशू को। ठीक है, सब्सक्राइबिंग टू एनी इशू का मतलब होता है वही प्रॉमिस करना कि हाँ मैं तेरा शेयर खरीद रहा हूँ, मैं पैसा पेमेंट करूंगा, सब्सक्राइब का वही होता है। और अग्रीइंग टू डू सो मतलब अग्री करना कि हाँ मैं करूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, अग्री करना। ठीक है, सिक्योरिटीज से रिलेटेड। अच्छा, इसमें क्या क्या कवर हो जाता है? दिस कवर्स एक्शन बाय। अच्छा, ये जो बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग टू द इशू, अग्रीइंग सो, ये सारा एक्टिविटी कौन कर रहा है? वो कर रहा है एक्शन बाय द प्रिंसिपल्स, एजेंट, इंटरमीडियरीज और थ्रू म्यूल अकाउंट्स। अच्छा, ये म्यूल अकाउंट्स क्या होता है सर? म्यूल अकाउंट्स कौन होता है? म्यूल अकाउंट्स होता है ट्रेड कर रहा है कोई एक बंदा, लेकिन किसी और के अकाउंट के
नाम से, समझ में आ रहा है, किसी दूसरे के नाम से। तो अकाउंट इन समवन्स एल्स नेम बट यू कंट्रोल देम, क्या बताओ म्यूल अकाउंट मतलब क्या बताओ? अकाउंट इन समवन्स, अकाउंट इन समवन एल्स, बताओ फिर से, अकाउंट इन समवन्स एल्स नेम मतलब ये जो अकाउंट है ये किसी और का, पकड़ ले अकाउंट मेरे भाई का है लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं, ठीक है, तो म्यूल अकाउंट। क्या ये इलीगल है? इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी इलीगल एक्टिविटी घुसा नहीं है। हम तुमको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज से डील करना क्या होता है, सिक्योरिटीज से डील करना क्या होता है, वही होता है जो मैंने तुमको समझाया अभी यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बाइंग सेलिंग, बाय हुम, बाय कोई भी इंसान, या तो प्रिंसिपल, ठीक है, या तो एजेंट, या तो इंटरमीडियरी, और थ्रू म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स मतलब वो बंदा जिसके नाम पे तो अकाउंट नहीं है लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वो भी सिक्योरिटीज का सेलिंग, सब्सक्राइबिंग, अग्रीइंग, बाइंग कर रहा है तो वो भी सिक्योरिटीज के लेन देन में आ जाता है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ जाता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो कंट्रोल कर रहा था लेकिन अकाउंट तो भाई का नाम का है, भाई के नाम का है तो भाई को पकड़ो, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या है, समझ में आ रहा है? ऑल्सो इंक्लूड्स, बताओ क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे? ऑल्सो इंक्लूड्स एक्ट्स नोइंगली डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स डिसीजन। अच्छा ये क्या होता है बताओ? नोइंगली डिजाइन टू, इसको मैं थोड़ा मार्क करवा दूँ। ऑल्सो इंक्लूड्स एक्ट्स नोइंगली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स का डिसीजन। बताओ क्या? हाँ जी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी तुम कर रहे हो सिक्योरिटीज से रिलेटेड जिससे इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर मतलब कौन? कोई भी इंसान हो सकता है, इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो, इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। चलो, इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कैरी आउट द अबव एक्ट, मतलब तुमने सीधा सीधा काम नहीं किया लेकिन उंगली घुमा के तुमने काम किया है। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली तुम ये सारा एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, असिस्टेंस दे रहे हो, कर का मेन बंदा जो है तो कोई दूसरा है जो कर रहा है लेकिन तुम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे डेफिनेशन फ्रॉड का। अब फ्रॉड का डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल होता है, फ्रॉड का डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला जनरल डेफिनेशन जो है ना वो है, सबसे पहला डेफिनेशन होता है वो सच्चाई को छुपाना। क्या बताओ? हाइडिंग द ट्रुथ, हाइडिंग द ट्रुथ, ठीक है सर। ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ, हाइडिंग कहा गया, ये हाइडिंग दी ट्रुथ, कैसे जीभ लड़खड़ाई, हाइडिंग द ट्रुथ, ठीक है। सो जनरल डेफिनेशन में आता है हाइडिंग द ट्रुथ। इसका मतलब ये होता है कोई भी एक्ट तुम काम करो, अच्छा तुम तो एग्जामिनेशन में हाइडिंग द ट्रुथ लिख के नहीं आ सकते, मैंने इसलिए लिखा है सो दैट तुम लोग इसको समझ पाओ। एनी एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन और कंसीलमेंट, ये समझ में आता है। एक्ट मतलब कोई कार्य, एक्सप्रेशन मतलब कुछ एक्सप्रेशन मतलब तुम कुछ मतलब ऐसे दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो। ओमिशन मतलब जो तुमने नहीं किया, जो तुमको करना चाहिए था तुमने नहीं किया, ओमिट कर दिया। कंसीलमेंट, जो तुम छुपा रहे हो। डिसाइडफुल, डिसाइडफुल मतलब तुम किसी को डिसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हो। बताओ क्या? अ पर्सन हु लाइज समवन, ठीक है। ए डिसाइडफुल पर्सन लाइज टू गेट व्हाट दे वांट, ये एक एग्जांपल मैंने तुमको समझाया है। तो तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम डिसऑनेस्ट हो। क्या बताओ? डिसऑनेस्ट हो, मिसलीड कर रहे हो किसी को, तुम मिसलीड करो किसी को, तुम चीट कर रहे हो, ठीक, किसी को डिसीव करना। समझ में आता है ये वाला सर? हाँ। फिर बताओ, और नॉट बाय अ पर्सन agent while dealing in securities to introduce another to deal regardless of wrongful gain loss avoidance। समझाओ सर। by a person agent while dealing in securities, इतना तो समझ में आता है, कोई इंसान कर सकता है या तो एजेंट ही कर रहा हो। to induce another to deal मतलब किसी और को इंड्यूस कर रहे हो, इंड्यूस मतलब डील करने के लिए मजबूर कर रहे हो, मजबूर भी नहीं कह सकते, इंड्यूस मतलब इन्फ्लुएंस करना एक प्रकार का, ठीक है, इन्वॉल्व करना उसको डीलिंग के लिए, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? रिगार्डलेस ऑफ रॉन्गफुल गेन, रिगार्डलेस ऑफ रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन किसको होगा? रॉन्गफुल गेन है किसी को भी हो, रॉन्गफुल हो रहा है ना, तो रॉन्गफुल गेन हो रहा है, लॉस को अवॉइड करने के लिए तुम ये सब काम कर रहे हो, तो ये इसको कहा जाता है फ्रॉड। पहला डेफिनेशन समझ में आ चुका है। दूसरा देखो,
नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ, ये तो तुमको समझ में आ ही चुका होगा। स्पेसिफिक इंक्लूजन में आता है तुम्हारा मिसरिप्रेजेंट करना, कंसील करना मटेरियल फैक्ट को, मतलब छुपाना, जो सच है उसको छुपाना। फॉर अनदर्स डिट्रीमेंट, मतलब किसी दूसरे के नुकसान के लिए तुम जो है क्या कर रहे हो, बताओ, सच्चाई को छुपा रहे हो। Suggestions of an untrue fact by someone who doesn't believe it to be true, इसका मतलब ये कि suggestion of an untrue fact, मतलब तुम किसी को सजेस्ट कर रहे हो झूठा चीज तुम सजेस्ट कर रहे हो और उसको पता है कि, उसको पता था कि ये झूठा है। who does not believe it to be true, उसको पता है कि ये सच बात नहीं है, लेकिन तुम उसको ऐसा, मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब तुम उसको बता रहे हो, कान में जो है ना बता रहे हो, खुसफुस कर रहे हो कि यार नहीं तू जो समझ रहा है ना वो सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। और तुम उसको क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको तुमको फ्रॉड करना है उसके साथ। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ नॉलेजेबल पर्सन, ऑब्वियसली मतलब वही है, सेम चीज़, जिसके पास खबर है। नॉलेजेबल पर्सन मतलब यहाँ पे विश्व पंडित नहीं होता, जो है नॉलेजेबल पर्सन का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, और वो उस नॉलेज को छुपा रहा है। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ठीक है, झूठा प्रॉमिस करना। अंडरस्टूड, एम्प्टी प्रोमिसेस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्प्टी प्रोमिसेस। फिर है रेकलेस क्लेम, रिप्रेजेंटेशन मेड रेकलेसली केयरलेसली, मतलब रेकलेसली तुमने रिप्रेजेंटेशन किया, मतलब कोई उसका जो है उसका परिणाम सोचे बिना ही तुमने कुछ भी क्लेम कर दिया हो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेकलेस क्लेम्स। फिर इलीगल बाय अदर लॉज, एनी एक्ट ओमिशन डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट बाय अदर लॉ, कोई दूसरे लॉ ने इस चीज को फ्रॉडुलेंट घोषित किया है और वही की चीज तुम कर रहे हो यहाँ पे। फिर डिसेप्टिव बिहेवियर डिप्राइविंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फुल पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या होता है, ट्रिकिंग पीपल। इसका एक वर्ड में अगर मैं बताऊं ना तो ट्रिक द पीपल, मतलब डिसेप्टिव बिहेवियर डिप्राइविंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फुल पार्टिसिपेशन, इसका मतलब ये होता है कि भैया तुम किसी को ट्रिक कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि तुम उसको, ट्रिकिंग पीपल का मतलब समझ में आता है ना दोस्तों, हाँ जी, तुम ऐसा मतलब फेक हो, जो जैसे तुमको ना ये यूट्यूब वगैरह पे देखने को मिलता है, बहुत सारे यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, समझ में आ रहा है, जो सेबी में स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत पैसा कमा के सबको सिखा रहे हैं, और उनकी खुद का पीएल अगर तुम देख लो, उसका खुद का बुक अगर देख लो, तो तुम उसको देखने को मिलेगा भैया लॉस है, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है, और वो लोग कमा रहे हैं फ्रॉम द कोर्सेज दे आर सेलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, फेक एक्सपर्ट वेबिनार वगैरह, ठीक है, पुशिंग पेनी स्टॉक्स, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो इस चीज़ को। क्या बताओ, फेक एक्सपर्ट्स जो पेनी स्टॉक को पुश करते हैं। पेनी स्टॉक को क्यों पुश करते हैं, पकड़ ले, आज मैंने पेनी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया और मेरा बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, और मैंने तुमको ट्रिक कर दिया, तुमको ऐसा झूठा बोल के तुमको बोल दिया कि भैया इन्वेस्ट करो, और मैंने आज इन्वेस्ट किया, तुम करोगे कल जैसे ही तुम लोग सब इन्वेस्ट करोगे एक साथ, मेरा जो 5 रुपये का शेयर है वो बढ़ के चला जाएगा, 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये चला जाएगा। जैसे चला जाएगा मैं बेच दूंगा, तुम सबका लॉस हो जाएगा और मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ट्रिक करना, लोगों को ट्रिक करना। सॉरी। फिर आता है फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट रीजनेबल बिलीफ इन इट्स ट्रुथ। मतलब बताओ क्या फॉल्स स्टेटमेंट, सिंपल चीज, एक एक चीज याद रखो बस, फॉल्स स्टेटमेंट, डिसेप्टिव बिहेवियर, ठीक है, फ्रॉडुलेंट, एनी एक्ट ओमिशन डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट बाय अदर लॉ, ठीक है, रेकलेसनेस, केयरलेस रिप्रेजेंटेशन, एक एक वर्ड याद करो इन सारे लाइंस का, ठीक है। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन, ये तो पूरा ही पढ़ना होगा। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अनट्रू फैक्ट, सजेशन ऑफ एन अनट्रू फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो इस प्रकार से तुमको याद करना है, पूरा का पूरा लाइन पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जो तुमको याद रख सके, और जो की पॉइंट है, की वर्ड है, वही उसी को याद करके तुमको लिखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा issuer giving misinformation affecting market prices, misleading investors even without direct reliance। इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, फेक न्यूज स्प्रेड करना, इसको ऐसे लिख दो, फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज चलाओगे तो स्टॉक भागेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों, जब तुम लोग इन्वेस्ट करोगे तब तुमको पता चलेगा दोस्तों। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर देखो सिक्योरिटीज लॉ, फ्रॉड इंक्लूड, क्या क्या फ्रॉड इंक्लूड होता है सिक्योरिटीज लॉ में, वो हम लोग देखेंगे, या तो हम लोगों ने देख चुके शायद, हाँ ये इसको रीड कर लेना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों, फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये सारा जो है ना तुमको यहाँ पे इसका निचोड़ मिल जाएगा।
अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, क्या एक्सेप्शन टू फ्रॉड, मतलब फ्रॉड क्या, कौन सा वो चीज है जो फ्रॉड नहीं है दोस्तों? पहला है जनरल कमेंट्स मेड इन गुड फेथ, मतलब जनरल कमेंट मैं दे रहा हूं, गुड फेथ में दे रहा हूं, मेरे मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार का मैलिशियस एक्टिविटी में मैलिशियस इंटेंशन कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, मैंने मतलब साफ मन से मैंने कुछ सजेशन दिया या फिर साफ मन से मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया, ठीक है, रिगार्डिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन, सिक्योरिटीज मार्केट का ट्रेंड, एनी सिमिलर मैटर, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, ये फ्रॉड में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा मैं तुमको बताऊं फ्रॉड तुमको देखने को कहाँ पे मिलेगा, सुबह सुबह खोल के बैठ जाओ जी बिजनेस, और वहाँ पे आप लोग को दिखेगा, आप, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, आप जी बिजनेस खोल के बैठ जाना, ठीक है, और वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे पैनल में एनालिस्ट बैठे हैं, बहुत सारे पैनल में एनालिस्ट बैठे हैं। सब नहीं कहूँगा, उनमें से कुछ ऐसे एनालिस्ट होते हैं ना दोस्तों जो तुमको भड़का देते हैं, बोले कि भैया मेरे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये एक हफ्ता में अच्छा खासा मूव करेगा, अच्छा खासा मूव करेगा, वही स्टॉक जो है गिर जाता है अगले ही दिन। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ जी बिजनेस नहीं, और भी चैनल्स है, लेकिन जी बिजनेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, फिर देखो दोस्तों एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी कौन है? एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 11C ऑफ द सेबी एक्ट। तो इसके तहत जो भी ऑथराइज्ड रहेगा, जो भी पर्सन ऑथराइज्ड रहेगा, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंडर सेबी। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? ओके सर। फिर देखो म्यूल अकाउंट तो मैंने समझा दिया तुमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। A trading dematerialized or bank account linked to trading in a person's name but effectively controlled by another person, ये हो गया तुम्हारा म्यूल अकाउंट। अच्छा अच्छा, प्रोहिबिशन, देखो ये क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कोई भी इंसान या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली नहीं करेगा क्या, डील इन सिक्योरिटीज फ्रॉड्यूलेंटली, use manipulative or deceptive devices, employ any device scheme to defraud in connection with securities, ठीक है, engage in any act, practice, course of business that operates as fraud, ठीक है, तो ये सारा तुमको नहीं कर सकते। तो जितना मैंने लाइन दिया है, अंडरलाइन किया है, ये तुमको जैसे ही मैं तुमको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, प्रिंट आउट करवा लो और वो ही मार्क कर करके एग्जामिनेशन में लिख के आना, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, देखो, रमेश फ्रंट रनिंग ट्रेड बेस्ड ऑन पीयूष नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन फॉर रॉन्गफुल गेन्स, ये एक एग्जाम्पल है। एक्स बाइंग शेयर्स बेस्ड ऑन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉई एंड सेलिंग फॉर प्रॉफिट। तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये सब क्या होता है? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको एम्प्लॉय से मिल गया और वो उसने सेल कर दिया अपने सारे स्टॉक, सो दैट फ्यूचर में इसको लॉस ना हो। तो ये सारे एक्टिविटीज़ है, ये तुमको बाय डिफॉल्ट पता है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको लगता है कि मैं पढ़ूंगा तभी मेरे को पता चलेगा, ये तुमको पता है। हर्षद मेहता स्कैम देखे हो ना, तो तुमको 90% स्टॉक मार्केट जो है पता नहीं है, लेकिन 10% पता है। जो भी 10% तुमको पता है वो काफ़ी है एग्जामिनेशन पास करने के लिए, मतलब 1-2 चैप्टर जो है याद करने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो यहाँ पर देखो, ये किसको नहीं पता है बताओ? कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जिसको पता नहीं कि प्रोहिबिशन है किस चीज के ऊपर? मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर। हाँ, अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जामिनेशन में थोड़ा घुमा फिरा के बहुत रेयरली पूछा जा सकता है, मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। देखो अच्छा, 9% ये तो तुमको पता ही है। अच्छा, ये जो हम लोग डीम्ड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं ना, कि किसी को ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। ये जो ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, कि ये जो ट्रेड प्रैक्टिस जो कि फ्रॉडुलेंट है, अनफेयर है, मैनिपुलेटिव है, इस प्रकार के ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर मना है, नो लिख के रखा है। तो कौन से वो है जो ट्रेड वो प्रैक्टिसेस है, डीम्ड प्रैक्टिसेस हम लोग मानेंगे? ऑलवेज कंसिडर्ड मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर, ये हमेशा इस चीज़ को जो है ना हम लोग अनफेयर, फ्रॉडुलेंट, मैनिपुलेटिव मान के चलते हैं। क्या इस समझ में? बाय डिफॉल्ट उन्होंने कुछ ना कुछ बता दिया है यहाँ पे। सबसे पहला है
डाइवर्शन, मिस यूटिलाइजेशन और सिफनिंग ऑफ कंपनीज एसेट अर्निंग। देखो, सिफनिंग का मतलब होता है ले लेना, डाइवर्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना है कि डीम्ड प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो एसेट है, अर्निंग है, कंपनी का पैसा, बेसिकली कंपनी का पैसा, इसको तुम डाइवर्ट कर रहे हो, डाइवर्टिंग और मिसयूजिंग कंपनीज मनी या फिर एसेट, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कंसीलिंग ऑफ सच एक्ट। पहला तो तुमने वो एक्ट किया, ठीक है, तुमने डाइवर्ट किया कंपनी का पैसा। दूसरा चीज, तुमने कंसील कर दिया, मतलब तुमने छुपाया, तुम छुपा रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो तुम छुपा रहे हो। फिर देखो, तीसरा है डिवाइस स्कीम आर्टिफिस टू मैनिपुलेट बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिपुलेट सिक्योरिटीज प्राइस। तो इसको इतना बड़ा ना पढ़ के तुम ऐसा लिख सकते हो, मैनिपुलेटिंग कंपनीज बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा क्या बताओ, मैनिपुलेट क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट क्या कर रहे हो, कंपनी के बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, म्यूल अकाउंट यूज करना, सिंपल चीज यहाँ पे म्यूल अकाउंट यूज करना। अगर तुम म्यूल अकाउंट यूज कर रहे हो, किसी दूसरे के नाम पे अकाउंट है और तुम खुद यूज कर रहे हो फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, ठीक है, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग के लिए तुम यूज कर रहे हो, तो वो डीम्ड प्रैक्टिसेस में आ जाता है। डीम्ड कौन से प्रैक्टिसेस सर, अच्छा या बुरा, बुरा प्रैक्टिसेस में, ठीक है। अच्छा, फिर जो आता है वो है डीलिंग, क्या बताओ दोस्तों, डीलिंग डीम्ड मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। डीलिंग डीम्ड मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। डीलिंग डीम्ड मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब समझा दो, बताओ। हाँ जी, ये थोड़ा और डिटेल में तुमको बताया गया है। नोइंगली क्रिएटिंग फॉल्स मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, फॉल्स ट्रेडिंग शो कर रहे हो तुम, जो तुमने किया ही नहीं है। जैसे तुमको ये YouTube वगैरह में, Instagram वगैरह में तुमको ढेर सारे मिल जाएंगे दोस्तों, दिखाएंगे मेरा देखो प्रॉफिट, देखो मेरा प्रॉफिट, देखो सब लोग मेरा प्रॉफिट देखो। तो क्या है बताओ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट मैं तुमको एडवाइस दे पाऊँ, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मात्र 100 रुपये। अच्छा देखो, क्या बताओ, नोइंगली, ये तो हो गया, नोइंगली क्रिएटिंग फॉल्स मिसलीडिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रेडिंग, पहली बात, ठीक है। दूसरा है डीलिंग विदाउट इंटेंट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनरशिप। इसका मतलब क्या, डीलिंग विदाउट इंटेंट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनरशिप, इसका मतलब क्या, हाँ, तुम एवं ही बाई कर रहे हो, जस्ट बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स बैक एंड फोर्थ टू योर सेल्फ और कनेक्टेड पार्टीज, ठीक है, सिंपली टू इन्फ्लेट और डिप्रेस द प्राइस, नॉट बिकॉज यू जनरली वांट टू ओन देम ब्रो, अंडरस्टूड। हाँ जी, डीलिंग विदाउट इंटेंट टू ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनरशिप ओनली टू इन्फ्लेट, डिप्रेस, फ्लक्चुएट प्राइस फॉर रॉन्गफुल गेन एंड लॉस अवॉइडेंस। क्या है, तुमको समझ पा रहे हो, जैसे हर्षित मेहता करता था, ठीक है, वो उसको अगर प्राइस मैनिपुलेट करना था ना, वो उसको मतलब उसको पता है कि मेरे को बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मैं उस पर इंजेक्ट करता रहूँगा। इंजेक्ट क्या करता रहूँगा, पैसा, कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में, और प्राइस को ऊपर नीचे करता रहूँगा। क्या ये समझ में आ रहा है, और जब भी मेरे को सही मौका मिले मैं इसको बेच के भाग जाऊँगा। क्या ये समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा इंड्यूसिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय एडवांसिंग मनी और अदर मीन। इसका मतलब सिंपल चीज दोस्तों, इंड्यूसिंग सब्सक्रिप्शन आर्टिफिशियली, मतलब पेइंग पीपल टू सब्सक्राइब टू अ न्यू शेयर इशू जस्ट टू मीट मिनिमम सब्सक्रिप्शन टारगेट। याद रखियो, ठीक है। क्या दोस्तों, इंड्यूसिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब इंड्यूस करना सब्सक्रिप्शन करने के लिए। इंड्यूस मतलब तुमको एडवाइस करना, तुमको बोलना। इंड्यूसिंग सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय एडवांसिंग मनी और अदर मीन्स। एडवांसिंग मनी मतलब किसी को पैसा देके बोलना, जा मेरे शेयर खरीद ले भैया, मैंने मेरा शेयर का आईपीओ निकला है और मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ और तू उसको जाके खरीद ले दोस्तों। तो इस प्रकार से, ठीक है। फिर दोस्तों देखो, इंड्यूसिंग डीलिंग फॉर आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन, याद कर लो इसको। आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन करना, आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन भी कर सकते हो, मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। क्या बताओ, मैनिपुलेटिंग, आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेटिंग, ठीक है।
इतना याद रखना। आर्टिफिशियली प्राइस को मैनिपुलेट करना, सर आर्टिफिशियली प्राइस को मैनिपुलेट कैसे करना? तुम और तुम्हारे चारों साथी क्या किया, स्टॉक में गया, स्टॉक एक्सचेंज में गया, देखा एक पेनी स्टॉक घूम रहा है, 5 रुपए का पेनी स्टॉक है, तुम सब लोगों ने धुमाधम इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और जैसे तुम लोगों ने सबने इन्वेस्ट करना चालू कर लिया, स्टॉक का प्राइस 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे 20 रुपये में पहुंचा तो मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा दिखा कि भैया ये तो स्टॉक बहुत बवाल स्टॉक है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, ये किसी को पता नहीं। और जैसे सब लोगों को, नॉर्मल इन्वेस्टर को दिखा ये स्टॉक जो 5 रुपये से 20 रुपये में आ चुका है एक हफ्ते में, सब ने सोचा कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और सब लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया। स्टॉक का प्राइस चला गया 90, जैसे स्टॉक का प्राइस चला गया 90, तुमने अपना शेयर बेच दिया। जैसे बेच दिया, धम करके सब गिर के 4 रुपये में आ गया पूरा स्टॉक का प्राइस। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? ये होता है, ये इतना हुआ है भाई, मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है। मेरे को मतलब देख के मतलब उनको भी सीखने को मिला चीज़ें कि भैया पेनी स्टॉक में रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका पूरा पोर्टफोलियो पूरा छानबीन करना चाहिए कि कितने इन्वेस्टर है, कितने डायरेक्टर है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके हाथ में, ये वो सब कुछ देखने के बाद पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। लेकिन कौन करता है आज के डेट में, कौन करता है आज के डेट में? लेकिन दोस्तों जैसे ही तुमको पता है कि भैया CS एग्जाम स्क्वाड का स्टूडेंट हो तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, हम तुमको नुकसान नहीं होने देंगे दोस्तों। फिर देखो, एक्ट ओमिशन मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव सॉरी मैनिपुलेटिंग सिक्योरिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग रेफरेंस बेंचमार्क प्राइसेस। ये मतलब क्या? हाँ जी, सिक्योरिटी प्राइसेस थ्रू एक्ट्स और ओमिशन दोस्तों। ये मतलब, इसका मतलब ये होता है कि तुमने कोई कार्य किया या तो तुमने वो कार्य नहीं किया। ओमिशन का मतलब समझ में आता है? नहीं किया जो तुमको करना था, या तो तुमने किया जो तुमको नहीं करना था, या तो तुमने नहीं किया जो तुमको करना था, जिससे क्या हुआ, सिक्योरिटी के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया है। तो उसके कारण भी जो है प्राइस मैनिपुलेशन होता है, और सब कुछ डीलिंग ये इसमें आ जाता है, डीम्ड प्रैक्टिसेस में आ जाता है। ठीक है, अच्छा इतना काफ़ी है, इतना अगर तुम याद कर लोगे ना, एग्जामिनेशन में इतना लिख दोगे ना तो काफ़ी है। एक एक करके सब करने लग जाओगे तो भैया दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लो, एग्जामिनेशन में इतना तुमको लिखना है। वैसे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन रेलेवेंट नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, तो थोड़ा थोड़ा करो जितना तुम दिमाग में बिठा सको। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना 4-5 तुम अपने आप कर लेना है जो भी तुमको सही लगे। ठीक है, फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ये तो तुमको पता ही है। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रेडिंग ऑन क्लाइंट्स बिहाफ विदाउट नॉलेज, मतलब क्लाइंट का नॉलेज ही नहीं है और उसके अकाउंट से तुम ट्रेड कर रहे हो दोस्तों। फिर फ्रॉडलेंट इंड्यूसमेंट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू डील फॉर एनहेंसिंग ब्रोकरेज एंड कमीशन, ब्रोकरेज एंड कमीशन को बढ़ाने के लिए तुम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हो। तो इस प्रकार से ना तुम जितना तुम हो सके, मतलब जितना तुम्हारे दिमाग में सपोर्ट करे, ठीक है, तुम्हारा रैम का, दिमाग का जो रैम है जितना सपोर्ट करे उतना तुम कर लेना यहाँ से। ठीक है, अच्छा सीधा आते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या बताओ? इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसके पास पावर है दोस्तों? सेबी के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पावर ऑफ सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। सेबी chairman, member और executive director can order investigation if they believe। कब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, ध्यान दो। कब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस आर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स मार्केट इन वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन। जो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो डेट्रीमेंटल है, खराब है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, वो हानिकारक है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के ऑपोजिट काम कर रहा है मार्केट, मतलब इन्वेस्टर्स को ठगने का काम हो रहा है मार्केट में। तो वो अगर सेबी को पता लगे तो सेबी जो है आके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन, तुम्हारी कंपनी के सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि इन्वेस्टर्स के खिलाफ हो रहा है, इन्वेस्टर्स को चीट करने के लिए, डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स मार्केट इन वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन। वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन मतलब ऑब्वियसली तुमने कुछ रेगुलेशन वायोलेट किया है। वायोलेट करना मतलब बताओ क्या? रूल्स तोड़ा है। ठीक है, अच्छा फिर दोस्तों इंटरमीडियरी पर्सन एसोसिएटेड विद मार्केट वायोलेटेड एक्ट रूल्स रेगुलेशन, मतलब मार्केट में जो इंटरमीडियरी है या तो पर्सन एसोसिएटेड है मार्केट से, इंटरमीडियरीज मतलब स्टॉक ब्रोकर ये सारे पूरे आ जाते हैं। ठीक है, सब ब्रोकर, ठीक है, वायोलेट किया है क्या? एक्ट रूल्स रेगुलेशन। ठीक है,
तो फिर सेबी इन्वेस्टिगेट कर सकता है तुम्हारे ऊपर, तुम इंटरमीडिएट हो, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है दोस्तों। अच्छा, कैसे होगा? एन ऑर्डर इन राइटिंग directs an investigating authority to investigate and report to SEBI as per section 11C of the SEBI Act। ठीक है, फिर देखो इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी का पावर क्या होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी का पावर क्या होता है, नॉर्मली ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पर के ना तुम लोग बोर हो चुके हो। सेम चीज सेबी का पावर तुमने सेबी एक्ट में देख रखा है दोस्तों, कल ही मैंने क्लास डाला था। फिर देखो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, इंस्पेक्ट करो बुक्स को, फर्निश करो इंफॉर्मेशन, कस्टडी में ले लो बुक्स को, मैक्सिमम 6 महीने के लिए ले सकते हो दोस्तों। एग्जामिन करो ऑरली, रिकॉर्ड करो स्टेटमेंट, एग्जामिन करो ऑन ओथ, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, बैंक, अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ओके, अप्लाई टू डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई फॉर सीजर ऑर्डर ऑफ बुक्स रिकॉर्ड्स इफ डिस्ट्रक्शन, म्यूटिलेशन, अल्टरेशन, फॉल्सिफिकेशन, सिक्रेशन इज सस्पेक्टेड। मतलब ये होता है कि अगर तुमको लगा कि तुम्हारी ये जो कंपनी है इसके अगेंस्ट किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या तो चल सकता है या तो चलेगा, तुमको लग रहा है, और तुम कौन हो? तुम हो सेबी, सेबी के द्वारा अपॉइंट किया गया तुम अथॉरिटी हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हो, तुमको लग रहा है ऐसा होगा। और जैसे तुमको लगता है कि भैया तुम्हारा जो मतलब जो भी तुम्हारा टारगेट कंपनी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, उस टारगेट कंपनी को, उस टारगेट कंपनी में जितने भी बुक्स हैं या तो वो ऑल्टर हो जाएंगे, या तो उसको जला दिया जाएगा, उसको समझ में दफना दिया जाएगा, या तो उसको छुपा दिया जाएगा, या तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो तुम कोर्ट में अप्लाई करो, ठीक है, कोर्ट में अप्लाई करके वहाँ से परमिशन लेके तुम जाके वो सीज कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कीप सीज्ड बुक रिकॉर्ड अंटिल इन्वेस्टिगेशन, कैरी आउट सर्च सीजर। ये जो है ना ये दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ये तुमने सेबी एक्ट में देख रखा है। सेबी का क्या पावर होता है? सेम ही पावर रहेगा। सेबी का जो पावर है, जनरल पावर है, वो तो सेम ही रहेगा हर चीज जगह पे ना, ठीक है। कैरी आउट सर्च सीजर अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये हम लोगों ने कल भी देख रखा है। अच्छा, ड्यूटी टू कोऑपरेट, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है इस चीज में कि जितने भी पर्सन हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आ जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ जा रहा है, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कंपनी के अलग अलग ऑडिटर, कंपनी का बहुत बड़े बड़े ओहदे में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, केएमपी वगैरह। केएमपी में तो कौन कौन आता है दोस्तों? केएमपी में आता है सीईओ, केएमपी में आता है तुम्हारा बिलवेड कंपनी सेक्रेटरी, तो ये सब जो है ना दायरे में आ जाता है। तो सबके ऊपर भैया ड्यूटी है, और नॉट जस्ट देम, एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सबके ऊपर ड्यूटी है कि जो भी सभी मांगे उसको चुपचाप ला के दे दो। समझ में आ रहा है? अलाउ करो, रोक टोक ना करो, ठीक है। तो इसको रीड कर लेना इस चीज़ को, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही तुम्हारा पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सेबी को रिपोर्ट पहुंचा देना है। फिर सेबी क्या करेगा? सेबी एक्शंस लेगा ना दोस्तों, सेबी एक्शन लेगा, ठीक है। सेबी एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा? सस्पेंड कर देगा ट्रेडिंग। सेबी को पता चला भैया तुम कल्प्रिट हो, तो सस्पेंड कर देगा तुम्हारा ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। रिस्ट्रेन कर देगा पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। अगर भाई पकड़ ले इंटरमीडियरी के खिलाफ, देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो कंपनी के खिलाफ, एक तो इंटरमीडियरी के खिलाफ, जो दोनों मैंने तुमको यहाँ पे सिखाया है। पहला जो ये है ना दोस्तों, ये वाला जो लाइन है दोस्तों, ये कंपनी के लिए है, और जो नीचे है वो इंटरमीडियरी इसके लिए है यार। तो दोनों के ऊपर लग सकता है वाट। तो भैया अगर तुम्हारे इंटरमीडिएट्स वगैरह है, या फिर कोई भी पर्सन भी हो सकता है, नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, तुमको पता चला है कि सभी को पता चला है कि भैया इसने जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है, तो वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं तुमको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से, मतलब रोक सकता है, ठीक है। तो फिर सस्पेंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी नहीं छोड़ते, समझ में आ रहा है? एनएससी बीएससी को भी नहीं छोड़ेंगे, और तो भैया ब्रोकर को भी नहीं छोड़ेगा। ब्रोकर कौन? जीरोधा, ग्रो, ये इनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर पता चला सेबी को कि भैया तुमने कोई भी किसी प्रकार का उल्टा सीधा हरकत किया, सस्पेंड कर देंगे तुमको, तुम्हारे ऑफिसर्स बियर्स के उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रेन कर देगा प्रोसीडिंग्स या तो प्रोसीड्स
जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन चल रहे थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। डायरेक्ट इंटरमीडिएट या तो पर्सन को नॉट टू डिस्पोज ऑफ एलिएनेट एसेट्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी गलत काम पाप काम करके तुमने पैसा कमाया है उसको डिस्पोज मत कर देना, उसको छुपा मत देना, उसको जला मत देना, उसको क्या मत कर देना, एलिएनेट मत कर देना उन एसेट्स को। जब मैं इस प्रकार का डायरेक्शन दे सकता है, पैसा कमाया कमाया वो सभी को दे दो भाई, सभी मजे करेगा दोस्तों। अच्छा, require concerned person to instruct officers employees representation to refrain from dealing in specific securities। obviously किसी भी इंसान को बोल सकते हैं कि भैया इस सिक्योरिटी पे तुम डील नहीं कर सकते, उस सिक्योरिटी पे तुम डील नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? रीड करना घर पे दोस्तों, रीड करना घर पे। चलो आगे देखो, जो भी फाइनल ऑर्डर रहेगा वो सेबी की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। प्रोहिबिट कंसर्न पर्सन फ्रॉम डिस्पोजिंग इलीगली एक्वायर्ड सिक्योरिटीज, बार बार रिपीट हो रहा है, चीजें रिपीट हो रहा है दोस्तों। डायरेक्ट कंसर्न पर्सन टू डिस्पोज ऑफ इलीगली एक्वायर्ड सिक्योरिटीज टू रिस्टोर स्टेटस क्वो एंटी। सिंपल चीज है, क्वो एंटी का मतलब क्या होता है ये पढ़ने लायक है दोस्तों, आज मैं तुमको ये सिखा के जाऊंगा। क्वो एंटी, क्वो एंटी का मतलब है जैसा था वैसा लेकर आओ, जैसा था वैसा लेकर। अगर तूने डिस्पोज कर दिया, जो मैंने तुमको मना किया था, तुमने देखो, तुमने जो भी गेन किया, तुमने उल्टा सीधा ट्रांजैक्शन किया, उससे तुमने गेन किया भाई, तुमने गेन किया, जो भी तुमने गेन किया वो तो अनलॉफुल गेन्स है, उसको तुमने डिस्पोज कर दिया। अब सेबी जो है वो ऑर्डर दे सकता है तुमको, कि सेबी ऑर्डर दे सकता है तुमको क्या, क्वो एंटी का ऑर्डर दे सकते हैं। इसका मतलब जो जैसा था वैसे लेकर आओ, मतलब जो तुमने डिस्पोज कर दिया था मतलब क्या कहते हैं उसको बताओ। हाँ जी, जो भी तुमने गेन किया है, ठीक है, कौन सा गेन सर, कौन सा गेन, फ्रॉडुलेंट गेन किया है, ठीक है, वो गेन तुमने छुपा दिया था, मिटा दिया था, हटा दिया था, उसको उसके ऊपर क्वो एंटी का ऑर्डर पास करके उसको दोबारा लेकर आने का तुमको आदेश दे सकता है सभी। सिंपल चीज है दोस्तों, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अच्छा फिर देखो मैं कितना बचा है, ज्यादा नहीं है दोस्तों, आज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन्स एंड नोटिस इशूड बाय सेबी, मतलब ये पढ़ने लायक चीज नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुमको पढ़ा दूंगा। सेबी कैसे तुमको समन करेगा, समन का मतलब होता है बुलाना, तुमको बुला रहा है कि आओ रिप्रेजेंटेशन दो, तुमसे मैं पूछताछ करूंगा। देखो, सर्व्ड वाया डिलीवरी टेंडरिंग टू पर्सन और ऑथराइज्ड एजेंट, सीधा पर्सन को दे दो, एजेंट को दे दो। सेंडिंग बाय फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटली साइंड, ठीक है, फिर कोरियर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये माध्यम है। आउटर डोर, नोटिस को एफिक्स कर सकते हैं, नोटिस को एफिक्स कर सकता है तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर जो विजिबल हो, ठीक है। और दो विटनेस भी चाहिए होगा कि वो देखेंगे ना कि हाँ, दो विटनेस रख लेंगे कि भैया दरवाजे पे चिपका रहे हैं भैया, देख के जाओ, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। चलो, या तो एफिक्सेशन फेल हो गया, मतलब तुम एफिक्स नहीं कर पाए, तुम दरवाजे पे चिपका नहीं पाए, तो न्यूज़पेपर पे दे दो, इंग्लिश में, वर्नाकुलर में। सिंपल चीज, न्यूज़पेपर जब भी आएगा दो लैंग्वेज में आएगा, जिस स्टेट में है उस स्टेट के वर्नाकुलर लैंग्वेज का वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में डालना होता है, एंड एक होता है तुम्हारा इंग्लिश न्यूज़पेपर जो ऑल ओवर द कंट्री सर्कुलेट हो, वहां पे भी डालना होता है। क्या सस्पेंशन हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का आंसर है यस। सेबी कैन फॉर रिकॉर्डेड रीजन इन इन्वेस्टर्स मार्केट इंटरेस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का सस्पेंशन हो सकता है, लाइसेंस सस्पेंड कर देना, इशू वारंट सीजर, सस्पेंड रजिस्ट्रेशन, कैंसिल रजिस्ट्रेशन। एक होता है सस्पेंशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कैंसिल। सस्पेंड का मतलब होता है टेम्पररी क्लोजर, एंड कैंसिल का मतलब होता है पूरा ही बंद कर देना, ठीक है। ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। फाइनल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैंसिलेशन रिक्वायर्स कंप्लायंस विद प्रोसीजर इन सेबी, ऑब्वियसली सेबी रेगुलेशन 2008 के तहत ही होगा। ये केस लॉ है, घर पे बैठ के पढ़ना है, केस लॉ मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि सिंपल देखो भैया, नोट्स बनाने का रीज़न ये है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पिछाड़ के रख देगा मेरा नोट्स, समझ में आ रहा है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रिपीटेड अगेन, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पिछाड़ के रख देगा तुम्हारा मेरा ये नोट्स। तो ये नोट्स जो मैं जिस प्रकार से मैंने ड्राफ्ट किया है ना, वो भैया ह्यूमन लैंग्वेज पे है, मतलब तुमको समझ में आएगा,
ठीक है, एक एक वर्ड प्रॉपर्ली मैंने ड्राफ्ट कर रखा है और बोल्ड वोल्ड भी कर रखा है। तो ये जो तुम्हारे केस स्टडीज़ है ना, ये तुमको घर में केस लॉ जो है घर में पढ़ना है। इसी यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एंड होता है वैसे, तो ये केस लॉ है, पूरा केस लॉ चलेगा, ठीक है। जितने भी अलग अलग केस लॉ है तुमको घर में बैठ के आराम से पढ़ना है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। देखो, डाउट है तो दिल में रख के इसको कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा तुम्हारे सारे डाउट्स का। इसका मैं जो नोट्स है मैं तुमको अवेलेबल करवा दूंगा। आराम से नोट्स को पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना है, बवाल मचा देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।